सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर, क्योंकि भाई पेपर आ चुके, सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका और आपको सैम्पल पेपर कर रहे हैं ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भाई पास होना है हमें। 11th में बच्चे को ध्यान देना होता है भाई, मेन है सैम्पल पेपर। अगर आप ये कर लेते हो तो ऑलमोस्ट इसी टाइप से क्या आ जाते हैं, पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर की बात की, स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर विद सॉल्यूशन। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं पेपर की। आप एक पेपर ये देख पा रहे हो ध्यान से, एक पेपर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, उसके सारे सॉल्यूशंस भी हैं मेरे पास। दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? बायो में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। कोई भी वेबसाइट, कोई झंझट नहीं करेंगे, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो बात करते हैं मेन जनरल इंस्ट्रक्शंस है, कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। 2 बुक्स हैं आपके पास, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैट्स। दोनों में 40-40 यानी 80 मार्क्स का कुल आपका पेपर हो जाता है। पेपर के कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो, 1 मार्क के मिलेंगे 20 क्वेश्चंस, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स। ये है वर्डिंग, आप इतना ध्यान नहीं देते हो, बट ध्यान रखनी है कि वर्डिंग में हिसाब से लिखना है। स्टार्ट करते प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चंस है टोटल 20, जहां पर दोनों बुक के मिक्स क्वेश्चन आए होंगे। पहला क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है कुछ इस टाइप से आपको कि स्टैटिकल टेक्निक्स आर यूज्ड टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कंट्री लाइक पॉवर्टी, प्राइस कंट्रोल। यानी जो भी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है उसके लिए हम स्टैटिकल टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द पॉलिसी ऑफ फैमिली प्लानिंग कैन बी मेड इफेक्टिवली इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अगर आप देखो ध्यान से, दोनों को देखो, सबसे पहला काम आता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देखो दोनों रिलेट कर रहे हैं क्या। बात ऊपर क्या हो रही है, स्टैटिकल टेक्निक्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ भाई एनालाइज किया जाता है पॉवर्टी, प्राइस कंट्रोल क्या चल रहा है। बट जो दोनों ही अपने लाइन में क्या है, सही है, बट ये दोनों मेल नहीं खा रहे। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बात हो रही द पॉलिसी ऑफ फैमिली प्लानिंग, वहां पर बात कर रहे हो कि आप इनको एनालाइज कर रहे हो। तो अगर देखा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए, पहला बोथ आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बाकी आंसर आप चेक कर सकते हो, साइड में आपको प्रॉपर दे रखा है विद सॉल्यूशन, जो कि आप अच्छे से प्यार से आप देख सकते हो इसके आंसर, ठीक है दोस्त, बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द रेशियो फॉर द प्राइस सर्टेन कमोडिटी एट करंट ईयर टू इट्स बेस ईयर। करंट ईयर को आपको पता होना चाहिए P1, उसके प्राइस को बेस ईयर को P0 से शो किया जाता है। नाउ ये क्या बनता है, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं कुछ इस टाइप से तो बन रहा है। इसने बोला कि करंट ईयर टू बेस ईयर, यानी P1 बाय P0 और दैट इज प्राइस रिलेटिव, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया इन्होंने, कौन सा रेशियो है, जो कि P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100 तो होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमने, सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया बढ़िया से। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे, और अभी तक वीडियो में बने हो तो बोलने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, क्योंकि लास्ट में आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल एंड टाइम पे आपके लिए मैं एकदम मसीहा की तरह लेके आया हूँ पेपर की, भाई आप पास हो जाओ। अगला दे रहा है द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है, तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है इसका आंसर, -1 to +1, यानी -1 से आपके बीच और प्लस, यानी दोनों का स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी नहीं, 0 से प्लस भी नहीं, और डी, ठीक है। तो थर्ड का आंसर आप चेक भी कर सकते हो, साइड में आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ गिवन है, दैट इज -1 to +1, और सेकंड में हमारा सही चल रहा है, ठीक है। दोनों के लिंक आपको बायो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगला फोर्थ आता है भाई कुछ न्यूमेरिकल। अब आप देखो, 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, बच्चे बोल रहे होंगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा क्वेश्चन है। फिशर आइडियल मेथड आपको अप्लाई करके वी हैव टू फाइंड कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। 4 ऑप्शन है, इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। 1 मार्क में क्यों ना दिया हो, आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देख लो। आप एक टेबल बना लोगे इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहला काम है हमें मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने से सबसे बढ़िया रहता है कि भाई मैंने P1 प्राइस को P0, क्वांटिटी को Q0, दैट इज बेस ईयर की बोली जाती है इन दोनों को, जहां पर 0 लगता है, और जहां 1 यूज होता है दैट इज करंट ईयर। सबसे पहले मैंने P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करें, यानी 8 चौक 32, 12 छिक 72, ऐसे मैंने सबको मल्टीप्लाई करके बेटा 251 आ गया। सेम मैंने P0 और Q0 को लिया, P0 और Q0 यही है, 2 चौक 16, 5
12 को 12 से 4 से 15 को करोगे 60, 2 से 18 को करोगे 36। सेम कहानी मैंने इनकी टोटलिंग कर दी बच्चे, P1 देन Q0, इन दोनों को करा, इनके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रॉपर हम वैल्यू रखेंगे, प्रॉपर ये पॉइंट में जाता है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, प्रॉपर अंडर रूट के अंदर होगा, ठीक है। इन्होंने मिस प्रिंट कर रखा है और बाहर मल्टीप्लाई में 100, जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा 147.3। 1 मार्क के हिसाब से इन्होंने मेरे हिसाब से गलत डाल दिया। ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए कि MCQ है, MCQ में यार इतना सॉल्व करने का सिस्टम नहीं रखना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताना भाई, इतना सारा करवा रहे हैं। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना था 147.3, यानी ऑप्शन बी टिक कर लेंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और क्या कह रहा है। इफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी इन द प्लेस हैव बीन इंक्रीज 1.2 टाइम्स इन कंपेयर टू द बेस पीरियड, ठीक है, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस दैट बी प्लेस इज नाउ, यानी कोई प्राइस है जो कि क्या हुआ है 1.25 टाइम्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो अगर उसको कंपेयर करें बेस ईयर से तो क्या चेंज आया। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको कैसे करना है आपको बहुत ध्यान से देखना। आंसर एक लाइन में ही है, इसका आंसर एक लाइन में है। जो हमारा P1 होगा, P1 यानी मेरा करंट ईयर का प्राइस, उसमें बेस ईयर तो था ही, प्लस उसमें मैंने ऐड कर दिया जो चेंज आया, दैट इज 1.25 टाइम्स, ठीक है। अब हमें पता है अगर मैं P0 को P1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 2.25 आएगा ना। वी एज्यूम बेस ईयर हमेशा जो भी है, हमारे पास वैल्यू नहीं है तो 100 मान के चलेंगे, खुद में 100 होगा। तो P1 को जो भी वैल्यू आई 2.25, उसको क्या कर दूं मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा दोस्त 225। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ बच्चे तो डायरेक्ट भी कर रहे होंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ऑप्शन हो जाएगा 125, सॉरी इसमें से चेक करें अगर तो हमारा आंसर है 225 करके अगर आप कंपेयर करते हो इस चीज़ को 225 करके कंपेयर करते हो तो मेरा जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 125। आ गई बात समझ, ठीक है। चेंज कितने का आया होगा अगर आप देखो 125 मेरा P1 है तो इसमें चेंज आया होगा 100 का, क्योंकि 100 मान के चला, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। तो मेरे को तो भाई करंट ईयर का प्राइस फाइंड करना है, दैट इज 125। जो इसने पूछा वही बताओगे। कुछ बच्चे यहाँ 225 सोच रहे होंगे आंसर आएगा, नहीं। 6th क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप में क्या कह रहा है, इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एट अ प्लेस इज दिस एंड बेस ईयर देन द प्राइस हैव बीन इंक्रीज ऑन एवरेज, कितना इंक्रीज हुआ होगा वो बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप 5th टाइप से ही होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। आपका जो बेस ईयर का था वो 100 मान के चल लो और ये कितना है 250, इनको डिफरेंस ले लो, बहुत सिंपल सा 150 आंसर, ठीक है। और बाकी अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, ज़रूर विजिट करके एक बार देख लें। और मैथ्स का और बाकी सैम्पल पेपर जल्द ही अपलोड कर दूंगा मैं इस चैनल पे क्लास 11th के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपको एक पैसेज टाइप दे रखा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जर्नली बहुत आराम से कर लेते हैं सारे बच्चे, ये आपको पास कराएंगे। 3 नंबर फ्री के हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। Which limitation of statics is highlighted in the above example, ठीक है। In cloth business, profit earned in 3 years is this, ठीक है। And in the paper business, profit earned 3,000, 2,000, both business earning the same average profit of 2,000। अगर आप कैलकुलेट करके देख लो, वह 1,000, 2,000 प्लस 3,000, तीनों को प्लस करो, 3 से डिवाइड कर दो, एन एवरेज कितना आ गया 2,000। वो भी है ये भी है, दैट शो बोथ हैव द सेम इकोनॉमिक स्टेटस, बट एक्चुअली क्लॉथ बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट एंड पेपर बिजनेस इज डिक्लाइनिंग या इन लॉस। नाउ ये क्या हो रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पर कौन सी लिमिटेशन हाईलाइटेड है स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स वाली बुक से क्वेश्चन है। पहला स्टैटिक्स ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, ये कोई लॉजिक नहीं है। प्रोन टू बी मिसयूज, कोई भी यहाँ नहीं। स्टडी ऑफ एग्रीगेट नहीं। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूफ टू बी रॉन्ग। कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास यहाँ पर, वो मे बी प्रूफ हो सकता है रॉन्ग या सही भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये तो हर एक बच्चे को आता होगा जो भी वीडियो देख रहा होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन क्या होती है,
वो टेबुलेशन बोली जाती है। जब आप क्या करते हो, प्रॉपर टेबल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि बहुत क्लियर कट आप उसको देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में CPI कहते हैं, नंबर आर प्रिपेयर्ड, कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, फार्मर से, ऑल पीपल, फैक्टर एम्प्लॉय, वेल डिफाइंड सेक्शन ऑफ पीपल, सारे ही आते हैं भाई, सारे ही आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी टिक कर लो दोस्त फटाफट से, ठीक है। अगला भाई फिर से इन्होंने न्यूमेरिकल डाल दिया है, बड़े बदतमीज बच्चे हैं ये, बहुत ध्यान से देखना भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें भाई। इतना बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए यार, CBSE वाले, इतना मतलब 1 मार्क में आपको क्या क्या कराएंगे, कार्ल पियर्सन का प्रॉपर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक टेबल बनेगी इतनी बड़ी सी, देख सकते हो आप, एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको इस टाइप से, x हो गया, y हो गया, a हमारा एज्यूम मीन होता है जो हम खुद ले लेते हैं, इधर भी 30 ले लिए, इधर भी। अब करना क्या है, dx निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस x माइनस a, यानी x में माइनस करते हुए चलना है। तो माइनस करते हुए अगर चलते हो 30 में से 15 में से 30 गए, अगर आप x की वैल्यू देखो ये रही है, ऐसी y की, तो ऐसे मेरे पास dx और dy आ गया। करके बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा ये वाला पार्ट, देखना। पहला 30, ठीक है, ये मेरी a की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 30, माइनस x, 15 में से अगर 30 गए तो बेटा 15 माइनस का आएगा क्योंकि 30 बड़ा, ऐसे 18 में से 30 गए 12, ऐसे 21 में से बेटा 9, 24 में से 30 गए 6, 27 में से 3, फिर 0, 6, 9, 12, 18, ये ज़्यादातर 0 आता है। सेम dy के साथ करा बच्चे 0। अब मैंने क्या कर दिया, dx का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दिया, 15 का स्क्वायर 225, माइनस चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर करते हो किसी नंबर का तो वो हट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी 12 का, 9 का, 6, 3, 0, 6, 9, 12, 18, सबके स्क्वायर करे। सेम मैंने y का, फिर लास्ट में मैंने इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करा, क्योंकि फॉर्मूले में इसकी नीड होती है। अब इतना करना पड़ेगा एक नंबर के लिए, ध्यान रखना इको के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। यहाँ पर ये प्रॉपर फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखनी है, प्रॉपर कंप्लीट कर सकते हो। और मेरे मानो तो 1 मार्क के लिए इतना झंझट मत करना, अगले आगे की क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेना, इसको आप आसपास से देख के कर लेना, वो सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा भाई। क्योंकि इतना करके आप एक नंबर ले रहे हो और आप पास होना चाह रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला है एक्सप्लेन 4 लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बता दो भाई, अपने वर्ड्स में बता दो। लो भाई देख लो, तो 11th का आंसर देखेंगे दोस्त फॉर फटाफट से। 4 लिमिटेशंस पूछी थी CPI की। तो पहला कह रहा है एरर में अगर इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रुप फॉर वूम द इंडेक्स इज मेंट, यानी जब आप बनाते टाइम कोई मिस्टेक कर दो, ये लिमिटेशन, ठीक है। अगला फॉल्ट सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी, आप कोई गलत वो ले लो, बजट ले लो, ठीक है। इनइक्वेंट अनरिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ प्राइस कोटेशंस ले लो तो भी हो सकता है। फ्रिक्वेंट चेंज इन डिमांड इन प्राइस ऑफ कमोडिटी हो सकता है। तो इस टाइप के आप 4 पॉइंट्स आप खुद भी बना सकते हो, आपको जो कराया हो या मे बी बुक से पढ़े हो या मे बी कुछ कर रहे हो, बिल्कुल आंसर करेक्ट माना जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप डिट्टो यही छाप दो, ज़रूरी नहीं है ये डिट्टो छापो, आप अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला 12th क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 स्टूडेंट बाय एज्यूम मीन मेथड दैट इज शॉर्टकट मेथड। यहाँ इन्होंने बोला है और में भी दे रखा है, तो दोनों न्यूमेरिकल ध्यान से देखते हैं और सॉल्व कराते हैं आपको। एज्यूम मीन मेथड बहुत सिंपल सा है, आपको ये छोटा सा डाटा दे रखा है, सीरियल नंबर हो गया, एक्स हो गया, एज्यूम मीन के अंदर ए आप कुछ भी लेट कर लो, जैसे इन क्वेश्चन में हमने ए लेट कर लिया 54, आप कोई सा भी लेट करो आंसर आएगा, माइनस कर दो, इसका रिजल्ट आप टोटल कर लो, क्या आ जाएगा 13 आ रहा है। फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, जो x होता है दैट इज माई मीन, ए मेरा 54 था, dx की वैल्यू आई बेटा 13 और टोटल नंबर्स थे 6। इनको बेसिक कैलकुलेशन करते तो 56.17 इस करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके चॉइस में एक और क्वेश्चन था, उसको भी देख लो, यहाँ पर दे रखा है कैलकुलेशन करनी है अर्थमेटिक मीन की, तो x लिया f लिया, सिंपल है, f और x को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, ये आ गया। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, इसको नॉर्मल कैलकुलेशन कर लिया। और कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना कि आप गलती ना करो, ठीक है। अब बढ़ने जा रहे हैं भाई 13 क्वेश्चन की तरफ, बहुत जल्दी मैं इतना जितना कंप्लीट कराना चाहता हूँ आपको फटाफट से करा देता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंक्लूसिव क्लास इंटरवल इन इंक्लूसिव
इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। बहुत ध्यान देखेंगे एक एक चीज, ठीक है। 13वीं का आंसर हम बात करने जा रहे हैं, कैसे करा जाता है या क्या मेथड लगता है। कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 0.5 से माइनस करना होता है, फिर प्लस करना होता है। बहुत ध्यान से देखना, ये जो डाटा है भाई यहाँ पर जो 0 से 99 तक, इसको मैंने 0 से 99.5 यानी इसको हमने कहाँ से ले लिया 99 में, इसमें मैंने क्या करा 99.5 यहाँ पर प्लस किया और बगल वाले में 100 में ऐसी क्या कर दाऊंगा 99.5 मैंने माइनस करा, प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते ये प्रॉपर आपका क्या बन जाएगा दोस्त, टेबल आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रखोगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी दे दिया आपको, देख लो, ठीक है। एडिट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में से करते जाना। अपर में ऐड और लोअर में माइनस, प्रॉपर आपको हिंट भी दे रखा हो। इतना करने में आपको कुछ नहीं जा रहा, बहुत सिंपल सा हो जाता है, ठीक है। 14 BC टाइप से आपको एक हिस्टोग्राम तैयार करना है। ये तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था हिस्टोग्राम। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देख लो, इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो अगर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्क्स दे रखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट, एडजस्टमेंट फैक्टर्स मैंने निकाल लिए, दैट इज 1 1 1 1 2 3, और एडजस्टमेंट फ्रिक्वेंसी जो हो सकती है 6 1 10 1 26, इनसे डिवाइड करा। अब मेरे पास, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लॉट कर दूंगा नॉर्मल ग्राफ में। अब प्लॉट कर दोगे तो ये प्रॉपर आपके पास हिस्टोग्राम आ गया, ठीक है दोस्त। बहुत सिंपल था। इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, उस पर फोकस करेंगे। लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन करके इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 90। इसका आपको कर्व बनाना है, ओगिव कर्व। तो अब ध्यान से देखो, लेस देन 20 10 30 70 90 100, ठीक है। मोर देन 100 90, इसको बस उल्ट, इसको 10 प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के आपको क्या करना है, इस डाटा को भाई बनाओगे तो इस टाइप का ओगिव आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है रिवर्स में आ रहा होगा, क्योंकि एक हमने डाटा सेंडिंग में लिया और एक डिसेंडिंग में, तो दोनों में कर लो। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसके चांसेस है मे भी आपको दे दे। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में ऐसा होता नहीं कि आपको क्वेश्चन ना दिया जाए, हर बार ये क्वेश्चन देते हैं। दोनों में डिफरेंस का बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट टाइम 11th पढ़ रहे होगे, ऑब्वियसली बात है, बेसिस आपको लिखना ज़रूरी है। अभी तक आप क्या करते थे बच्चे, 10th तक आप लिख देते इसमें है इसमें नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ पर आप बेस लेना है। ओरिजिनलिटी बारे में बोलोगे तो प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ओरिजिनल नहीं होता। टाइम एंड कॉस्ट की बात करो, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा को ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको जाना पड़ता है, घर घर जाके प्रॉपर डाटा कलेक्ट करते हो। यहाँ तो आप किसी सोर्स से ले लेते हो तो चीपर है। प्रिकॉशंस की बात करूँ, नो प्रिकॉशंस इज रिक्वायर्ड, बट यहाँ पर प्रिकॉशंस सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सोर्स की बात करूँ तो डायरेक्ट आप मतलब लेते हो डाटा, और यहाँ पर एजेंसीज वगैरह से लेते हो। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर की बात करूँ, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स एलोबरेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, प्रॉपर चाहिए, इसके अंदर नहीं चाहिए आप कहीं से भी, क्योंकि डाटा पिक करअप कर ले रहे हो। टोटल 5 पॉइंट्स आप लिखोगे अगर 5 नंबर का। रिलेटिबिलिटी की बात करूँ, प्राइमरी डाटा रिलेटिव होता है, उस पर आप विश्वास कर सकते हो। सेकेंडरी में आप कम कर सकते हो, क्योंकि भाई आप किसी सेकेंड सोर्स से ले रहे हो, हमें नहीं पता उसने करेक्ट अच्छे से लिया, डाटा कलेक्ट किया कि नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हो, बहुत ध्यान से देख लो फटाफट से। क्वेश्चन है 16, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। फिर से दे दिया इन्होंने ये सारा, इसका न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। ये डाटा है, फटाफट से इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देख के थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। रीज़न ABCD और X हो गया। सबसे पहले मैंने एज्यूम मीन ले लिया होगा, जैसे हमने A ले लिया 500, तो 200 में से 500 के 300, 0 100 250। फिर इनके बीच का अगर आप डिफरेंस लेके चल रहे हो, उन्होंने खुद से ले लिया 50, बाई डिवाइड करते चलो। इसके बाद इसका स्क्वायर कर दो बच्चे। जो कहानी मैंने x के साथ करी सेम रिपीट कर दोगे y के साथ, और लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद बच्चा आप क्या लगाओ, ये फॉर्मूला देख पा रहे हो कितना भयंकर सा फॉर्मूला, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। कोशिश करना कि आप जब पेपर करो तो आंसर एक बार ज़रूर दोस्त से मैच कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों आंसर गलत आता है, स्टेप तो सही जा रहे होते, तो अगर आंसर गलत आता तो 0.25 यानी आधा मार्क्स काट लिया जाता है।
इतना कट रहा है कोई नहीं, बट बाकी कंप्लीट नंबर तो मिल जाएंगे आपको, ये अच्छी बात है। ठीक है, अगले 17वां क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर Q1 और Q3 कैलकुलेट करना और इसके कंपैरिजन में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, चॉइस भी दे रखा है। तो देखते हैं 17वां क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है Q1। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे। जब मेरे को Q1 निकालना होता है तो n/4 और n की वैल्यू आपको दे रखी है 100, यानी 25th आइटम क्या हो जाएगा मेरा Q1। 25th आइटम मेरा 35 और 40 के अंदर आता है। वहाँ से मैंने L1, F, CF और CI, फिर से बता देता हूँ कैसे। 25 अगर आप देखो तो इसके अंदर आ रहा होगा और ये बन रहा होगा, ये इसे F बोला जाता है, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता था और दैट इज़ L। ये आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ के आए हो। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला है, इसमें आप रख दो, आपके पास क्या आ जाएगा Q1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इन्होंने आगे क्या पूछा मेरे से, Q3 मांगा है, Q2 मांगा सॉरी, ऐसे Q2 के लिए आप कर लो। इसको ज़रूर आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद Q3 निकाल ले। Q3 निकालने के लिए फॉर्मूले में बस यहाँ पर चेंजेस आ जाता है, बाकी सेम होता है। ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन पे ज़रूर फोकस करेंगे, प्रॉपर आपका PDF ही मिल जाएगा, तो भाई वहाँ से आप भी अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चॉइस में आपको दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सोनिया हैज एनुअल इनकम ऑफ दिस while संजू हैज एनुअल इनकम ऑफ दिस, द एवरेज इनकम ऑफ बोथ आर दिस, डू यू थिंक एवरेज इनकम रिफ्लेक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ सोनिया एंड संजू। तो यहाँ पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है प्रॉपर कि भाई द एवरेज इनकम लुक्स गुड बट इन द एक्चुअल देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ सोनिया एंड संजू, क्योंकि एवरेज से आप बस एक अलग अलग निकलता है, बट उनका जो एवरेज एक्सपेंस हो रहा है वो तो थोड़ी शो करेगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, ये टोटल हमने पार्ट ए आज हमने ख़त्म कर लिया। पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं सेक्शन बी के लिए, अलग से प्रॉपर कराऊँगा। ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कमेंट करके भर दो भाई कि भाई फटाफट से अपलोड कर दूंगा मैं सेकंड पार्ट। कमेंट भर जाने चाहिए कि हाँ भाई चाहिए, आपको नीड है, पेपर है आपका। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY कंसेप्ट, यानी क्लियर योर कंसेप्ट। चलिए बाय एंड